बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आप। इसमें आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 इन फिजिकल ऑप्टिक्स के इस थर्ड लेक्चर में बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। हम इस एक्सपेरिमेंट का सारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। हम इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ऑब्टेन होने वाला जो इंटरफेरेंस पैटर्न था उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस चेक करेंगे कि किन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, किन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। फिर हम जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी ब्राइट फ्रिंज उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए या डार्क फ्रिंज की पोजीशन लोकेट करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूले डिराइव करेंगे। और हम दो मुख्तलिफ मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस जिनको हम मिनिमा कहते हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन होगी फ्रिंज स्पेसिंग जिसको हम कहते हैं वो कैलकुलेट करने के फार्मूले हम डिराइव करेंगे। और ये बड़े यूज़फुल फार्मूले हैं क्योंकि इन फार्मूलों के ज़रिए से हम लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सोर्स हो मोनोक्रोमेटिक लाइट का तो हम उस लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। So before discussing this experiment, let me ask you a question from the previous lecture. Previous lecture में हमने लाइट की इंटरफेरेंस के मुतालिक बात की थी। उसमें मैंने वो कंडीशंस डिस्कस किए थे जो कि लाइट की इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली वेव्स जो हैं अगर डिफरेंट पाथ्स के ज़रिए किसी पॉइंट तक पहुंचते हैं और साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर पहुंचती हैं और वहां पर वो सुपरपोजिशन करती हैं तो इंटरफेरेंस ऑब्टेन की जा सकती है, या वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे या डिस्ट्रक्टिवली। तो अगर उनके पाथ में डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रेवलिंग वेव के पाथ की फेज़ में दो चीज़ें हैं, एक उसका स्पेशल पार्ट है, इसका टेम्परल पार्ट है। तो या तो वो दो वेव्स स्पेस में एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं या टाइम में एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। दोनों सूरतों में उनमें फेज़ डिफरेंस जो है आ सकता है। तो अगर वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो बाकी तो उन वेव्स का फेज़ एक जैसा होगा। जो फेज़ डिफरेंस होगा वो या टाइम में आगे पीछे होने की वजह से या स्पेस में आगे पीछे होने की वजह से होगा। यहाँ पे वो कहता है कैलकुलेट द फेज़ डिफरेंस। अब फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टू वेव्स फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इफ़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 3 लैम्डा बाई 4। सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान रिलेशनशिप आपको याद होगी, डेल्टा फाई इज के डेल्टा एक्स। वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर एंड नाउ you know k is 2 pi divided by lambda, delta x is given as 3 lambda divided by 4. And if you solve it, what you get, lambda cancels out with lambda and you get 3 lambda divided by 2. That is the phase difference between those two waves at the point where they meet, where they superpose, where they interfere. So यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। यू कैन से 3 pi divided by 2 is a phase difference between those two waves. And this way you can solve many problems. ये डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। तो कभी आपको पाथ डिफरेंस गिवन होता है, कभी फेज डिफरेंस गिवन होता है, दूसरा फाइंड करना होता है। सो यू कैन यूज दिस टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। एंड नाउ वी मूव टू आवर डेज लेक्चर, बट लेट मी erase this. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंटल इसकी अरेंजमेंट अगर आप देखें, पहले तो ये आपको पता हो 1801 में हुआ और किसने किया, थॉमस यंग ने। और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव हुआ कि लाइट जो है वेव है
crude wave nature of light, या आप ये कह सकते हैं कि endorsed Huygens प्रिंसिपल, कि भाई Huygens प्रिंसिपल ठीक था। हैगन ने, आपको याद है ना, ये कहा था कि लाइट जो है वो वेव्स है। अच्छा, उसने कौन से तरीके से developed to coherent sources, कौन से तरीके से उसने कोहेरेंट सोर्सेज डेवलप किए? बाय डिवाइडिंग वेवलेंथ डिवीजन के ज़रिए उसने वो आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं। बहरहाल 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें उसने प्रूव किया कि लाइट जो है उसका नेचर वेव का नेचर है। उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करके एक लाइट को दो स्लिट्स के ज़रिए सेपरेट किया, जिससे उसने दो सोर्सेज डेवलप किए। उस पर हम बात करते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज उसने किस तरीके से बनाए? वेवलेंथ की डिवीजन से। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ज़रा देखें। हमने यहाँ पे कहा है कि इसकी हम बात करेंगे। सो हियर इज़ दैट सेटअप। लेट्स वी आर हैविंग अ सोर्स ऑफ लाइट। ये वो सोर्स ऑफ लाइट है। हाइगन ने क्या किया? इस सोर्स से इमिट होने वाली लाइट को ब्लॉक किया, उस लाइट को ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया। तो इस ब्लॉक के अंदर दो स्लिट्स उसने छोड़े जो इस सोर्स से एक जितने फासले पे थे। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। ये बाकी लाइट जो है वो ब्लॉक हो गई है, दो स्लिट्स उसमें उसने छोड़ दिए। ये बहुत करीब करीब है, मैंने थोड़ा सा इसलिए दूर दूर बनाए हैं ताकि इसकी ज्योमेट्री आपको फिर मैं समझा सकूं। आगे हमने थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करनी है और उसके ज़रिए से वो फार्मूले डेवलप करने हैं जो कि हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस वे उसने लाइट को ब्लॉक किया। अब जैसे मैंने लिखा है कि उसने हाइजेंस प्रिंसिपल को इंडोर्स किया, क्योंकि देखें बाकी लाइट तो ब्लॉक हो जाती है, बट यहाँ से इन ओपनिंग से जो इस पूरे वेव फ्रंट का जो पार्ट इस ओपनिंग में आता है वो एक सोर्स बन जाता है और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है इस तरीके से। ठीक है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं इस तरह, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल ये जो है इस तरीके से एक सोर्स से उसने दो सोर्सेज बनाए। इससे हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूफ हो गया कि वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट आप उठाएं वो जो है एक सोर्स की तरह काम कर सकता है और वो सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करता है। और इस तरह यंग ने एक सोर्स से दो वेवलेंथ्स जो है वो दो सोर्सेज बनाए। ठीक है, उसने वेव फ्रंट को डिवाइड किया, वेवलेंथ्स को डिवाइड किया। अब देखते हैं, यहाँ पे है स्क्रीन। अब उस स्क्रीन पे एक तो बिल्कुल उस ब्लॉक के परपेंडिकुलर एक आप लाइन ड्रा कर लें। किस चीज़ में? स्लिट्स और ये जो स्क्रीन है इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको लेट सपोज मैं कह देता हूँ L। वहाँ पे स्क्रीन पे मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ। एक पॉइंट है O, सेंट्रल पॉइंट। एक यहाँ पे बना लेते हैं P, फिर एक बना लेते हैं Q, S, R। ये डिफरेंट पॉइंट्स। इन डिफरेंट पॉइंट्स पे जब लाइट पहुँचेगी, फॉर एग्जांपल लाइट जब P पे पहुँचेगी तो स्लिट A से भी जा रही है, स्लिट B से भी जा रही है, तो फिर इन दोनों से, चूँकि दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, तो वो लाइट दोनों से एक जितने फासले पे नहीं है। यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस है B से,
ये डिस्टेंसेस सेम नहीं है, इन डिस्टेंसेस में फ़र्क है। अब कितना फ़र्क है, लेट मी ड्रा इट क्लियरली। ये अब इन दोनों में फ़र्क फाइंड करने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर जो है क्या करता है, लाइन AP और लाइन BP के दरमियान वो डिफरेंस हमें बताता है। इस डिफरेंस को, इस पॉइंट को लेट सपोज मैं कह देता हूँ D, इस पॉइंट को। अब यहाँ पे B से D तक का जो डिस्टेंस है, B से D तक का जो डिस्टेंस है, ये उन दोनों पाथ्स के दरमियान डिफरेंस है। इन दोनों पाथ्स के दरमियान डिफरेंस है। कौन से पाथ्स के दरमियान, लेंथ BP और लाइन AP, इन दो के दरमियान डिस्टेंस। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट P के ऊपर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क बनेगा, क्योंकि जाहिर है यंग ने जब इस तरह से किया तो उसने स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न ऑब्टेन किया। उसने बिल्कुल सेंटर पे देखा कि ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। अब इस पॉइंट P पे हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ब्राइट है या डार्क है, क्योंकि जाहिर है ये वेव फ्रंट्स इस तरह फैलते जा रहे हैं दोनों सोर्सेज से, तो कहीं पर वो जब मिलेंगे तो उन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, यानी कहीं पे वो इन फेज होंगे, कहीं पे आउट ऑफ फेज होंगे। सो अगर मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ फेज़ है, 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है, तो डिस्ट्रक्शन होगी, हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर जो है इनटू द फेज़ है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये इसका जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब यहाँ से ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है कि ये जो BD है ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, और इस पॉइंट को, ये जो बिल्कुल ये दरमियान वाला पॉइंट है, इसको लेट सपोज हम कह देते हैं E, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करनी है, वहाँ पे मुझे इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उन डिराइवेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। बट बिफोर डूइंग दैट लेट मी चेक कि P और Q के ऊपर, यानी P के ऊपर कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे होगी, यानी P कब ब्राइट होगा और Q कब ब्राइट होगा, या P ब्राइट होगा या Q ब्राइट होगा, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम ये चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। अब वो तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस, इस केस में पाथ डिफरेंस BD है, ये किस चीज़ की इक्वल हो, अगर n लैम्डा हो, यानी अगर वेवलेंथ का फुल इंटीग्रल हो, तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अगर इन दो में एक कंप्लीट वेव है, दो कंप्लीट वेव्स हैं, तीन कंप्लीट वेव्स हैं, यानी पाथ डिफरेंस और वो मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको बताया था। अगर इस BD को देखें ज्योमेट्रिकली, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये इस तरह से अगर मैं इसको ड्रा कर सकूं, इस तरह है, तो ये जो AB है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट D है। तो चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इस AB को, ये दो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है, इसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये इस BD के अपोजिट है, इसलिए ये BD क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। इस पे अगर हम इस तरह लिखे साइन थीटा, तो आप जानते हैं साइन थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द लॉन्गेस्ट साइड। सो अपोजिट साइड इज BD, थीटा के अपोजिट BD है। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो है जो सबसे लार्जर एंगल के अपोजिट हो, तो लार्जर तो उसमें
90 डिग्री है तो 90 के अपोजिट ए बी है, दैट इज हाइपोटेनियस। यहाँ से अगर आप इस बी डी को, आप कोई नाम दे, टेक्स्ट बुक में इसको एस कहा गया है, मैं इसको एस लिख लेता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें, और ए बी जो है इसको स्मॉल डी लिख लेते हैं। सो साइन थीटा इज एस डिवाइडेड बाई डी, एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, and if I call this BD is S, becomes n lambda, and if I substitute S to be d sine theta, then I get n lambda. This is the condition for constructive interference. Constructive interference जब होगी तो कब होगी? जब इस पोर्शन में, इस d sin थीटा में, इस d sin थीटा में एक कंप्लीट वेव हो, दो कंप्लीट वेव हो, तीन कंप्लीट वेव हो, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, यानी अगर एक कंप्लीट वेव है तो यहाँ पर और यहाँ पर सिचुएशन एक जैसे होगी, तो यहाँ पे आगे तो डिस्टेंस एक जैसा है, वेवलेंथ एक जैसी है, फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, फेज में किसी और चीज़ की वजह से अब डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे और यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है, यानी देखिए ना, एक का भी पीक है, दूसरे का भी पीक है, तो यहाँ पे भी दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये शर्त है। डिस्ट्रक्टिव कब होगी? अब अगर मैं पॉइंट क्यू पे देखूं, लेट्स सपोज पॉइंट क्यू पे मैं देखूं, मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ चीज़ें साफ कर दूं ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर हो। अब इस दफ़ा मैं पॉइंट क्यू तक दोनों से लाइट ले जा, एक ये है और एक ये। अब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, तो अब मैं इस बी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, एंड लेट सपोज इस पॉइंट को मैं डी डैश कह देता हूँ। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वंस अगेन सेम टू सेम यही देखेंगे, बट एक चीज़ का फ़र्क होगा। मैं बजाय इस प्रोसेस को रिपीट करने के, मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायरेक्ट कंडीशन लिख लेता हूँ, एंड आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ। वही सेम मैथमेटिक्स है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त ये है कि डी साइन थीटा, यानी उस पाथ डिफरेंस के अंदर डी साइन थीटा, मैंने जनरली लिख लिया, मैं इसको भी डी साइन थीटा ही लिखूंगा, लेकिन हो सकता है ये थीटा डिफरेंट हो, ये मैं किसी और पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उसी पॉइंट पी के ऊपर अगर हम कहें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलती है, तब हम दूसरी कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की लगाएंगे, n की बजाय n+12 लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम। बात करने का सिर्फ मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिवली ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, ये डिपेंड करता है कि उस पॉइंट तक की जो पाथ्स हैं उनमें जो डिफरेंस है, क्या वो n लैम्डा की इक्वल है या n+12 लैम्डा की इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है n लैम्डा वाली, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इसीलिए किसी पॉइंट पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती है, किसी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनती है। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो बी डी डैश है, यहाँ पे इसमें हाफ लैम्डा आता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि पाथ डिफरेंस में जो है हाफ मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है। तो इस तरीके से कोई एक ब्राइट होगी, एक डार्क होगी। अब अगर मैं चाहूँ कि एक मेरे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ जाए कि मैं किसी भी पॉइंट पे बता सकूँ
कि ये ब्राइट है या डार्क है। किसी ब्राइट फ्रिज की फॉर एग्जांपल पहले ब्राइट फ्रिज की या दूसरे की या तीसरे की, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब यंग ने भी किया था तो उसने एक ब्राइट स्पॉट नहीं देखा था, एक सीरीज थी ब्राइट और डार्क की। तो सेंटर पे ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, और यूँ अगर आपको किसी ब्राइट इस पूरे स्क्रीन के ऊपर सेंटर के रिस्पेक्ट से किसी भी पॉइंट पे आपको किसी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लोकेट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? लेट मी रिमूव दिस, वेयर इज द डस्टर, हियर इट इज। मुझे सिर्फ दो ट्रायंगल वहाँ से उठाने हैं। एक तो ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, और दूसरा ट्रायंगल ये फॉर एग्जांपल वो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर हो। ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट पी है, और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक है, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। पहले एक ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैसे मैं फाइंड करूँगा। सो ये पॉइंट पी मैं कहता हूँ कि एक ब्राइट फ्रिंज है, और इस पॉइंट पी तक यहाँ से भी लाइट गई है, यहाँ से भी गई है। पाथ्स में जो फ़र्क है वो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, बी है, ठीक है, ये है। अब एक और ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करके, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह उस पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैं ई कह दूँ, इस पॉइंट को ओ कह दूँ, वो पी है। अब दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ए डी बी या बी ए डी या डी ए बी, एक ये ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है जो अभी मैंने बनाया है ओ ई पी, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं। दूसरा कौन सा है? ई ओ पी, दो ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है? इसमें ये थीटा का, थीटा एक जैसे है। बी डी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ओ पी है, और मैं इस ओ पी को भी एक नाम दे देता हूँ वाई। ये ऑलरेडी हमने पहले डायग्राम में इसको एल कहा था, ये एल है। ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है। बी से इस डी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एस कहा था। अब यानी ये एस है, ये डी है, ठीक है। और ये क्या है? ये वाई है, और ये एल है, ठीक है। तो साइन थीटा ऑफ वन इज इक्वल टू साइन थीटा ऑफ अदर, और साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल है? अगर मैं लिखूँ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लोकेट करने के लिए फार्मूला कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा? फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड कौन सा है? पी ई ओ। इन दो ट्रायंगल्स को देखते हुए मैं क्या करता हूँ? साइन थीटा फॉर वन इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर द अदर, सेम है दोनों के साइन थीटा। और ये आप जानते हैं कि साइन थीटा इज एस बाई डी, एंड उसका साइन थीटा क्या होगा? दैट वुड बी वाई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। एल मैंने क्यों लिया? इफ assume this theta to be very small, theta is very small, and for all small thetas
sin theta is almost equal to tangent theta, and tangent theta is y divided by L from this right angle triangle. So if I substitute now the condition for bright fringe के लिए condition क्या है? S is equal to n lambda. If I put n lambda here, d moves there, dy divided by L, and lambda is equal to, sorry, I'm interested in the position of bright fringe, so y is equal to n L lambda divided by t. So this is the formula which can be used to calculate calculate the position of any bright fringe on the screen. This n gives the order. n is क्या है? Order of the मैक्सिमा. ये कौन सा मैक्सिमा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है. सो n उस ऑर्डर को शो करता है. अगर हम इसको 1 पुट कर लें, जनरल अगर मैं इसको लिखूँ ना, इसको थोड़ा सी जनरल फॉर्म में लिखूँ, सो मैं इसको लिखूँगा yn एंड दैट वुड बी n lambda L डिवाइडेड बाई d. अब यहाँ से एक चीज़ आप याद रखें MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर d स्मॉल होगा तो y ज़्यादा होगा, यानी वो पीक्स जो हैं या वो ब्राइट्स जो हैं वो ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए होंगे. कब? अगर वो स्लिट स्मॉल होगा. इनवर्स रिलेशन. ठीक है. बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, एल पे, वेवलेंथ पे. कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि हम रेड की जगह ब्लू लाइट इस्तेमाल करें तो क्या होगा? वो जो है फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज है वो दूर हो जाएगी ओ से या करीब हो जाएगी, यानी उसमें स्प्रेड ज़्यादा होगा या कम होगा. तो ये बात याद रखें कि लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो स्प्रेड बढ़ता है. ठीक है. दूसरा, इस लेंथ के साथ स्क्रीन और जो है स्लिट्स के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा करेंगे तो उधर वो स्प्रेड भी ज़्यादा होगा. ठीक है. वाई जो है वो और ऊपर चला जाएगा. n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा. ऑर्डर स्टार्ट होता है 0 से. ये 0th ऑर्डर यानी जो बिल्कुल सेंटर वाला होगा ये 0th ऑर्डर है, फिर फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है. इस तरह एक ब्राइट होता है, एक डार्क होता है. तो सेंटर पे ब्राइट होता है, 0th ब्राइट, और फिर डार्क होता है. और डार्क के बाद जो पहला ब्राइट आता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है. आप इसको n लिखें या m लिखें, शायद बुक में इसको m से रिप्रेजेंट किया गया, बट इट मेक्स नो डिफरेंस, इट्स जस्ट एन इंटीजर. ओके. सो ये नेगेटिव भी हो सकता है, जो उस इस पॉइंट O से नीचे के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे फिर हम इसको -1, -2, -3 लिखते हैं. अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो इन सब की फ्रिंजेस की जो थिकनेस है वो एक जैसे होती है. ये तो हमने ब्राइट फ्रिंज की बात की है. अगर हम इसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए भी चेक करें तो उसका भी बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला आएगा. ठीक है. लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगी? n लैम्डा की बजाय n+12 यहाँ पे आ जाएगा. अगर मैं डार्क फ्रिंज के लिए भी लिखूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं डार्क फ्रिंज की बात, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा? डार्क फ्रिंज के लिए एक फ़र्क उसमें आएगा ब्राइट के लिए. जैसा कि हमने देखा कि ब्राइट के केस में हमारे पास yn जो था दैट वाज n लैम्डा L डिवाइडेड बाई d.
डार्क में एक फ़र्क होगा n+12 lambda L divided by D, that is the position of a dark fringe. So अगर आप ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताएं या डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताएं, आप इन दो फार्मूलों को यूज़ करेंगे। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, यानी सेपरेशन क्या होगी। अगर मैं देखूं कि सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, दो एक दूसरे के बाद आने वाले ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान आपने सेपरेशन फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ब्राइट फ्रिंज का ये फार्मूला आप लिखें। सो डेल वाई इज़ y2 माइनस y1, एक दफ़ा उसमें 2 पुट कर लें, क्या आ जाएगा, एक दफ़ा इसमें 1 पुट कर लें, सेपरेट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास क्या आता है, लैम्डा L डिवाइडेड बाई D। तो स्प्रेड कब कम ज़्यादा होगा, जब स्लिट का साइज स्मॉल करेंगे स्प्रेड ज़्यादा होगा। जब लैम्डा जो है बढ़ेगा, यानी जब ब्लू से रेड की तरफ जाएंगे डेल्टा वाई, यानी स्मॉलर वेवलेंथ के लिए वो स्प्रेड कम, ब्लू के लिए कम स्प्रेड होगा, और लार्जर वेवलेंथ के लिए डेल्टा वाई भी लार्ज होगा, रेड ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो इस तरह से याद रखें, कभी वो कलर चेंज करके वो पूछ देते हैं डिफरेंस, और कभी वो डिस्टेंस L चेंज कर लेते हैं स्क्रीन और उसके स्लिट्स के दरमियान, और कभी वो स्लिट के साइज़ को कम ज़्यादा कर लेते हैं। ये दो सक्सेसिव ब्राइट के दरमियान भी है और ये दो सक्सेसिव डार्क के दरमियान भी है। अगर इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर लें, एक दूसरे से सेपरेट कर लें, उन सकें यही चीज़ आती है। सो यहाँ तक काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी करेंगे, रिलेटेड जो असाइनमेंट्स आपकी बुक में वो भी करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह की अमान में रहें।